हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताते हैं। मतलब इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी है, पोजीशन क्या है, ईटीसी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक एक करके बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स चार तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन आप कह सकते हैं। किसने दिया था? बोर ने। इसके अलावा जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एन की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। उसके बाद 2, 3, 4, 5 आगे कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो ध्यान ये रखना है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो पहला पॉइंट दे रखा है डिटरमाइन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल। मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी वो आपके एन से डिसाइड हो रहा है। इसको सिंपली आप कह सकते हो कि अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने बोर मॉडल पढ़ा था, वहां हमने एनर्जी का फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था और हमने ये देखा था, ऑर्डर भी देखा था कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिटरमाइन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल, या सिंपल अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो किससे रिलेटेड है? मुख्य क्वांटम संख्या से। ठीक है, इन द मेन शेल। अब ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में इस कंसेप्ट पे, कंसेप्ट क्या है कि जो मेन शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मुख्य क्वांटम संख्या पे। या सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट दे रखा है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि रेडियस आप कह सकते हो। ठीक है, रेडियस या एवरेज डिस्टेंस आप कह सकते हो, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक से एवरेज डिस्टेंस क्या है। या आप मोस्ट प्रोबेबल टर्म भी काम में ले सकते हो कि भाई दूरी कितनी है इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एक फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, एक रेंज होती है। तो रेंज के बाद जब आप बात करोगे तो आप टर्म जो है वो आप मोस्ट प्रोबेबल कह सकते हो या एवरेज कह सकते हो। तो जो एवरेज डिस्टेंस है साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके मुख्य क्वांटम संख्या पे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरेज टर्म और मोस्ट प्रोबेबल टर्म थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वहां पर हमने बोर रेडियस पढ़ी थी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ी थी, दोनों के मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कोई शेल दे रखा है, शेल दे रखा है मतलब मुख्य क्वांटम संख्या दे रखी है कि भाई n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, तो वहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी एक शेल के अंदर? ये आपको ध्यान रखना है कि वो फॉर्मूला जो है किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो रेस्पेक्ट क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? मेन शेल के अंदर। मेन शेल का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। तो उसका फॉर्मूला दे रखा है 2n²। उसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि मुख्य जो आपके कोश है, ठीक है, तो वहां पर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है 2n²। अब ये जो फॉर्मूला है इस पे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो है जूनियर केमिस्ट 2011, स्कूल लेक्चरर 2013, स्कूल लेक्चर 2015। मतलब कंटिन्यू रिपीट हुआ है, 13 में पूछा गया, उसके बाद 15 में पूछा गया और जूनियर केमिस्ट 11 में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मुख्य कोश जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कुछ भी आप लैंग्वेज काम में ले सकते हैं। 2n² सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। अब इस फॉर्मूले पे आपके वो ऐसे भी दे सकता है कि भाई n की वैल्यू 1 है, तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 2 2 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसी n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6 आप रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि ये मेन जो शेल दे रखा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए हो सकता है कि ये फॉर्मूला पूछा गया हो, तो आगे ये हो सकता है कि वो कोई n की वैल्यू दे दे, n की वैल्यू 3 दे दी, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल गया, अब वो कुछ भी पूछ सकता है। n की वैल्यू 4 दे रखी है, 5 6 7 कुछ भी दे सकता है, फॉर्मूले में रखिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ द मेन शेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेन शेल है उसको हम नाम दे देते हैं, नोमेनक्लेचर कर देते हैं। जैसे हमने कहा शेल के, एल, एम, एन, तो वहां पर क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ के है, इसका मतलब N1 के लिए मैं के काम में ले रहा हूँ। मतलब जो पहला शेल है नाभिक के पास से हम बात करें तो पहला के, फिर सेकंड एल, फिर एम, फिर एन, ये नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से ये वैल्यू। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस कंसेप्ट पे बन सकता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की मेन शेल में वो किस पे डिपेंड करिए, मुख्य क्वांटम संख्या पे। हालांकि ये पॉइंट भी है लेकिन ये बहुत ज्यादा मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। ये आपके क्वेश्चन इन 2 पॉइंट पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे भी गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। तो देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने। किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। इसके अलावा इसके जो ऑल्टरनेट नेम है वो है सब्सिडरी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो अगर कोई क्वेश्चन में आ रहा है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, कक्षीय क्वांटम संख्या, तो वो आपके एल के लिए काम आ रहा है, मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए काम में आ रहा है। तो सब्सिडरी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है कि एजीम्यूथल, ये 3 इसके टर्म हो गई। अब इसमें पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहला है इट इज रिलेटेड टू द सब शेल। ये आपके सब शेल से रिलेटेड है। एक मुख्य क्वांटम संख्या शेल से रिलेटेड था, मुख्य कोश से, ये आपके उपकोश से रिलेटेड है, ठीक है। सब शेल जो होते हैं एसपीडीएफ आप जानते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट क्या है कि मुख्य क्वांटम संख्या मतलब कक्षा या कोश, दिगंशी क्वांटम संख्या का मतलब उपकोश, और उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या भी आएगा, उसका मतलब कक्षक। तो हम क्या है कि कक्षक पे कब पहुंचते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या में। दिगंशी में हम कक्षक पे नहीं पहुंचते। लेकिन यहां पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। कक्षकों का जो शेप है, जो आकार है, जो आकृति है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके दिगंशी क्वांटम संख्या पे डिपेंड कर रही है। क्यों, एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि सब शेल जो है उसके टाइप क्या है, एस, पी, डी और एफ। ये उपकोश हैं और उपकोश के अंदर ही कक्षक होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई पी उपकोश है, तो पी उपकोश के अंदर 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो अब पी जो है अपने आप में उपकोश भी है और उसके अंदर कक्षक भी आएंगे, जिसको आप पी एक्स, पी वाई, पी जेड कह सकते हो। तो कहने का मतलब है पी रिप्रेजेंटेशन उपकोश के लिए भी है और उसी के अंदर कक्षक भी आएंगे, जिसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन क्या करते हो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड कर देते हो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे और डिटेल में आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, दिगंशी क्वांटम संख्या, पहला पॉइंट क्या है, उपकोश से संबंधित है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इस पॉइंट पे, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो जो की पॉइंट है, इसका की पॉइंट क्या है, ये एनर्जी को बता रहा है। इसका की पॉइंट क्या है कि डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो कक्षक है उसकी आकृति क्या होगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है, दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। इसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या पॉसिबल है, क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या की क्या क्या वैल्यू होगी, वो क्या दे रखा है, स्टार्ट होगी 0 से। तो देखिए यहां पर वो स्टार्ट हो रही है 1 से, ये स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 1 2 3, और कहां पर खत्म होगी, n माइनस एल, सॉरी n माइनस 1, एल नहीं है ये n माइनस 1 है।
इसका मतलब n की जो भी वैल्यू होगी, भाई आपके जो उपकोष हैं वो होंगे किसमें, कोश के अंदर होंगे। तो किसी भी कोश के अंदर कितने उपकोष होंगे और उन उपकोष के लिए क्या क्या वैल्यू होगी दिगंशी क्वांटम संख्या की, उसका फॉर्मूला ये दे रखा है 0 1 2 3 और कहां पे एंड हो रहा है n-1 पे, ठीक है, n-1 पे एंड हो रहा है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा भाई पहला कोश है n = 1 है, तो अब l की वैल्यू स्टार्ट तो कहां पर होगी, 0 पे स्टार्ट होगी और खत्म कहां होगी n-1। अब 1 - 1 करोगे तो 0 आ गया, मतलब 0 पे खत्म हो गई। उसके बाद सेकंड की बात करें तो n = 2, तो l की वैल्यू शुरू कहां पर होगी, 0 से, खत्म कहां होगी n-1, तो 2 - 1 मतलब 1 पे खत्म होगी, तो ये 0 1 हो गया। इसके बाद है n = 3, इसका मतलब वैल्यू तो 0 से स्टार्ट होगी, उसके बाद खत्म कहां होगी n-1 मतलब 3 - 1 2, तो ये हो गया 0 1 2। उसके बाद n = 4 है, तो कहां पर खत्म होगी, n-1 मतलब 3 पे खत्म होगी, स्टार्ट कहां से होगी 0 पे, तो 0 1 2 3। तो यहां पर आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो मैं आपसे कहूं कि भाई दो संख्या मैंने लिख दी, एक मैंने एक ही संख्या लिखी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी संख्या लिखी हुई है या ये कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे संख्या कितनी है, एक, लेकिन उस संख्या का मान कितना है, 0, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी संख्याएं लिखी हुई है, तो आप कहोगे दो। अब वो संख्याओं का मान क्या है, 0 और 1। तो कहने का मतलब क्या है कि n जो है वो मुख्य कोश है, मुख्य कक्षा कह सकते हो, और l की कितनी वैल्यू है वो बताएगा उसके अंदर उपकोष कितने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू 1 है और l के यहाँ पर कितने प्रकार के मान हैं, एक ही प्रकार का मान है, उसका मान की वैल्यू क्या है, 0। तो एक प्रकार का मान का मतलब है कि एक उपकोष है, ठीक है। तो मुख्य कोश की जो संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, उसमें उपकोष की संख्या भी उतनी ही होगी जो मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू है। कैसे, n की वैल्यू 1 है तो उपकोष कितने हैं, 1। n की वैल्यू 2 है तो उपकोष कितने हैं, 2। n की वैल्यू 3 है तो उपकोष कितने हैं, 3। n की वैल्यू 4 है तो उपकोष कितने हैं, 4। तो यहाँ पर l के कितने मान हैं, जो n का मान होगा वही l के मान होंगे, संख्या की बात हो रही है। और क्या मान होंगे, 0 से लेके n-1 तक। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, एक प्रकार की, क्या वैल्यू है, 0। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितने प्रकार की आएगी, 2 प्रकार की, 0 और 1। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्रकार की, 0 1 2। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 4 आएगी, 4 प्रकार की आएगी, 0 1 2 3। तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या में कितने उपकोष होंगे वो हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूज ऑफ एल फॉर सबशेल। अब देखिए कई बार रनिंग में ऑर्बिटल्स पे लिखा होता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो एक्यूरेट सबशेल है, लेकिन ऑर्बिटल्स पे लिखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई सबशेल मेंशन है या ऑर्बिटल मेंशन है तो इसको आप ऐसे समझिए सिंबल दे रखा है, ठीक है। बेसिकली सबशेल के लिए होगा, लेकिन ऑर्बिटल्स पे लिखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि आपके s ऑर्बिटल है या s सबशेल है, p ऑर्बिटल है या p सबशेल है, d ऑर्बिटल है या d सबशेल है, इस टाइप से f और g। तो वहां पर आपके दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये सबशेल और ऑर्बिटल ऑब्लिक कर दिया मैंने, दोनों में से कुछ भी लैंग्वेज काम में ली जा सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर वो मेंशन कर रहा है सबशेल के लिए या ऑर्बिटल के लिए कि s है, p है, d है, f है या g है, तो वहां पर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या हुआ। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, s जो है l 0 है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि l की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई थी, 0 से। तो सबसे पहले l की वैल्यू 0 आएगी और सबसे पहले कौन सा सबशेल हम पढ़ते हैं, s। तो s p d f ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही s के लिए L0, p के लिए L1, d के लिए L2, f के लिए L3 और g के लिए L4। देखिए बेसिकली हम 4 ही तरह के सबशेल पढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, s p d और f। उसके बाद बात करें तो g आता है। तो यहाँ पर g के लिए l की बात करें तो f के बाद आ रहा है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ये क्वेश्चन ACF 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो g के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 4। या वो ऐसे कहता है कि भाई l की वैल्यू 4 है तो बताओ कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो आंसर हो जाएगा g, ठीक है।
तो वो पूछ रखा है, उसके अलावा और कुछ पूछ सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, SPDFG 0 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब शेल्स इन द मेन शेल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एक मेन शेल है, मुख्य कोश है, उसके अंदर सब शेल कितने होंगे। तो जो मैंने आपको कहा कि एल के कितने मान हैं, वो आपके एक्चुअल में सब शेल की संख्या है। एल के कितने मान बता रहे हैं, उपकोश की संख्या को, सब शेल की संख्या को। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ सब शेल्स इन द मेन शेल, कि भाई मुख्य जो कोश है उसमें सब शेल कितने होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, KLMN करके हमने देख लिया एग्जाम्पल। के के लिए n की वैल्यू 1 है, एल के लिए n की वैल्यू 2 है, m के लिए n की वैल्यू 3 है, और n के लिए n की वैल्यू 4 है। KLMN 1 2 3 4। अब अगर मैं कहूं कि भाई k शेल है तो n की वैल्यू 1 है। अब n की वैल्यू 1 के लिए हमने देखा था l की वैल्यू कितनी है, 0, केवल एक वैल्यू है, और l की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, s। तो यहाँ पर केवल s आ रहा है। n की वैल्यू 2 के लिए हमने क्या देखा था, l 0 और 1 मतलब s और p 2 हो गए। n की वैल्यू 3 के लिए 3 हो गए, SPD 0 1 2। और यहाँ पर n की वैल्यू 4 के लिए कितने हो गए, 4, SPDF मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो कहने का मतलब यह है कि जितने प्रकार की L की वैल्यू है, मतलब मुख्य कोश में उतने ही प्रकार के क्या है, उपकोश उपस्थित हैं, या उतने ही उपकोश उपस्थित हैं। ठीक है, तो जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे, उपकोश होंगे। क्लियर। अब इसके बाद ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल। अब देखिए आपको फॉर्मूला पूरा पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन सा फॉर्मूला कह रहा है। अगर मुख्य कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वो हो जाएगा 2n²। लेकिन अगर उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल, तो जब सब शेल की बात हो रही है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l+1। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2l+1। अब इसको हम देख लेते हैं, सब शेल, सिंबल और इलेक्ट्रॉन्स। सब शेल की बात करें तो l = 0, l = 1, l = 2, l = 3, l = 4। ये मैंने l की वैल्यू लिख दी। उसके बाद सिंबल मैंने ले लिया, l = 0 के लिए S, P, D, F और G। तो देखिए यहां पर आपको जो सिंबल काम में लिया जा रहा है, वहां पर हम कह रहे हैं सब शेल। क्या कह रहे हैं, सब शेल। ध्यान रखना उपकोश की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि भाई एक उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कक्षक शब्द काम में यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए कई बार हम कह देते हैं p ऑर्बिटल, कई बार हम कहते हैं p सब शेल। तो p जो नोटेशन है, या हम कह रहे हैं SPD, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों लिखा है ना, तो दोनों इसलिए लिखा है कि भाई वो लैंग्वेज में अगर केवल ऑर्बिटल्स भी काम में ले रहा है तो उसके लिए नोटेशन काम में ले सकता है SPDF। ठीक है, पर्टिकुलर वो ये नहीं मेंशन करेगा भाई PX है, PY है, PZ है। वो नॉर्मल जो सिंबल है वो दोनों के लिए काम में ले लेता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब शेल की, उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। SPDF की हमने बात करी, L = 0 1 2 3 4, SPDF और G। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 2l+1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं L = 0 की। तो L = जब आप 0 रखेंगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 × 2 का मतलब 2, तो ये 2 आ जाएगा। मतलब S उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी L = 1 की। तो L = जब आप 1 रखेंगे तो 2 1 = 2 +1, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3, 3 2 = 6, 6 आ जाएगा। L की वैल्यू जब आप क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, मतलब D की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5 2 = 10, ये आ गया। L की वैल्यू 3 है, 3 2 = 6, 6 + 1 7, 7 2 = 14 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं L = 4 की। और भी आप हाइपोथेटिकली जा सकते हैं, क्योंकि शुरू के तो आपको वैसे ही याद रहते हैं बिना फॉर्मूले के, लेकिन आगे अगर मान लो पूछ लेता बाय चांस तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने L = 4 भी ले लिया। तो L = जब आप 4 लेंगे तो 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9 2 = 18, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल सा कि स्टार्ट हमने करा 2 से, 4 4 जोड़ते जाओ आप, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। क्लियर। अब यहाँ पर L = 2 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो पूछ रखा है एग्जाम में। कौन कौन से एग्जाम पूछ रखा है,
राजस्थान यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2000 और जूनियर केमिस्ट का 2011, इसमें ये पूछ रखा है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि भाई एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपको वैसे ही याद है क्योंकि एमएससी आपने कर रखी है, तो इतनी तो आपसे आशा रखी जा सकती है। तो आपसे पूछेंगे एस में कितने आप कहोगे 2, पी में कितने आप कहोगे 6, डी में कितने आप कहोगे 10, एफ में कितने आप कहोगे 14। उसके बाद हो सकता है जी आपको याद ना हो, तो जी में आपने कह दिया 18, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि L इक्वल्स टू 2 में कितने हैं, तो वहां हो सकता है आपको थोड़ी सोचने की जरूरत हो। अगर आपको ये पता है कि L इक्वल्स टू 2D के लिए होता है, तो आप फिर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचोगे भाई हमको तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसने एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सा फॉर्मूला सही है, क्योंकि आपको देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसने फॉर्मूला पूछ रखा है कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या है 2n²। तो ऐसे ही हो सकता है यहाँ फॉर्मूला पूछ ले। तो आपको केवल आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अभी इससे एक हम क्या करते हैं, एक चीज क्रॉस टैली कर सकते हैं। क्या क्रॉस टैली कर सकते हैं कि एक उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस उपकोष में आपने देखा 2 आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 लिख दिया। अब एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, कितने हो गए 8। एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने हैं 6 और डी में कितने हैं 10, 18 हो गए। एस पी डी एफ 2, 6, 10, 14। ठीक है, एफ में कितने होते हैं 14। अब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है 32। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था कि n इक्वल्स टू 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो वहां पर फॉर्मूला था 2n² का। तो उससे जब आप क्रॉस टैली करेंगे तो पहले वाले में 2 आ रहा था, दूसरे वाले में 8 आ रहा था, तीसरे वाले में 18 आ रहा था, चौथे वाले में 32 आ रहा था। मतलब ये क्रॉस टैली हमने कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि भाई पहले में कितने हैं 2 हैं, दूसरे में कितने हैं 8 हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32। या आप कह सकते हैं कि आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन कई बार हम सोचते हैं भाई हमको तो वैल्यू याद है, फॉर्मूले की जरूरत क्या है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, तो ये फॉर्मूला हालांकि डायरेक्ट पूछा नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले के बेस पे पूछ रखा है कि L इक्वल्स टू 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम आंसर है 10। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एनर्जी होती है वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला क्या है, √L+1 h/2π। ठीक है, तो यहाँ पर √L+1 h/2π एक आपको मैंने नॉर्मल फॉर्मूला बता रखा मोमेंटम का, बोर मॉडल में हमने पढ़ा था। ठीक है, mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो वहां पर वो फॉर्मूला अलग है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या दे रखा है, डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सबशेल। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, सब शेल से। तो एग्जाम में अगर एनर्जी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो वो या तो वो आपको हिंट देगा कि भाई एनर्जी जो है वो कौन से क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। तो अगर कोई हिंट नहीं है तो आंसर होगा मुख्य क्वांटम संख्या। लेकिन अगर उसने सब शेल का हिंट दे दिया तो आंसर क्या होगा, आपके दिगंशीय क्वांटम संख्या। और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें एक n+l का रूल आता है। उसमें हम क्या कहते हैं कि जो आपके ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो आपके n+l पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशीय क्वांटम संख्या। लेकिन अगर हम बात करें डोमिनेंट यहाँ पर कौन सी है, तो एक बार को हम मुख्य क्वांटम संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एनर्जी का कंसेप्ट है, कोई हिंट नहीं है, तो मुख्य क्वांटम संख्या। लेकिन अगर वो कह रहा है डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सबशेल, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, दिगंशीय क्वांटम संख्या ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर सब शेल मैंने नोटेशन दे दी है। ठीक है, सब शेल की एल की वैल्यू दे दी,
सिंबल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल 3 लिए, आगे की आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इतनी मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है, सबशेल एल जो है इक्वल्स टू 0 एस के लिए काम में आता है। अब वो जरूरी नहीं है कि एल की वैल्यू दे, वो एस पी डी एफ कह सकता है या एल दे सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। तो यहां पर मैंने कहा एल की वैल्यू 0 है, सब सिंबल क्या है एस। अब इस फॉर्मूले में आप एल की वैल्यू 0 रखिए, तो ये 0 आ गया, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा, एच अपॉन 2 पाई। सॉरी, ये एल 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, लेकिन 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा 0, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये पूरा 0 आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है 0। फिर उसके बाद एल की बात करें 1 पी के लिए, तो पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो 1, और ये 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 1 2, रूट 2 आ गया। अब या तो आप लिख सकते हो रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रूट 4 लिख सकते हैं, तो रूट 2 ऊपर और रूट 4 नीचे, तो रूट 2 और रूट 4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाय रूट 2 एच अपॉन पाई। अब ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है, ये तो आपको आई थिंक आनी चाहिए। इसके बाद एल की वैल्यू मैंने कितनी कर दी 2 कर दी, तो जब आप इसको 2 करेंगे तो ये 2 हो गया, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 2 जा 6, रूट 6 हो गया। ठीक है, और रूट 6 हो गया, इसको आप अंदर ले जाएंगे रूट के, तो रूट 6 बाय 4 हो जाएगा, तो रूट 6 बाय 4 को सॉल्व करेंगे तो रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, ये आ गया एच अपॉन 2 पाई। तो सिंपल मैथ्स है, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, एल इक्वल्स टू 3 एल इक्वल्स टू 4 के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यू मैंने दे रखी है, आगे की आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि ये जो है एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये आरपीएससी ने RAS 2009 में पूछ रखा है। ठीक है, पहले RS के जो एग्जाम होते थे वहां पर आपके जो स्क्रीनिंग पेपर होता था, जिसको आप प्रीलिम्स कह सकते हैं, वहां पर आपके एक पेपर आता था जीके का, एक पेपर आता था सब्जेक्ट का, 100 क्वेश्चन आते थे MCQ या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वहां पर 2009 में ये पूछ रखा है। ठीक है, क्लियर। एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है 0। आगे दे रखा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल्स। सब शेल की एनर्जी के ऑर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें कि सब शेल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर क्या है एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, और डी से ज्यादा एफ। ये सिंपल ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए ये आपके आरपीएससी का स्टैंडर्ड है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है एसपीडीएफ। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं, बोर के मॉडल की एक लिमिटेशन थी। बोर के मॉडल की क्या थी, एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई ऐसा क्या कारण है कि भाई एक के लिए तो एप्लीकेबल है, एक से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको आप इसको ऐसे समझिए कि अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी से रिपल्शन नहीं करेगा, मतलब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए घर में एक ही व्यक्ति है, तो ना तो वो किसी से बात कर सकता है, ना वो किसी से प्यार कर सकता है, ना वो किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से रिपल्शन नहीं कर रहा, किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहा। लेकिन अगर घर में 2 व्यक्ति हैं तो वो लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा का कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इंटरेक्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो इंटरेक्शन से और रिपल्शन से क्या होता है, एनर्जी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जब ये हम ऑर्डर कह रहे हैं तो ये नॉर्मल, हम नॉर्मल ऑर्डर कह रहे हैं। नॉर्मल ऑर्डर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के सिस्टम के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का सिस्टम है तो ये ऑर्डर आएगा एसपीडीएफ। लेकिन अगर मैं कंडीशन अप्लाइड कर दूं फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एस इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू एफ। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट जो है मैंने मेंशन नहीं कर रखा है नोट्स में। ठीक है, क्योंकि ये आपके आरपीएससी के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नेट गेट में पूछ रखा है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये नेट गेट में पूछ रखा है, आरपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है। लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वहां पर जितने भी सब शेल हैं उनकी सबकी एनर्जी बराबर आएगी, एस पी डी और एफ। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का सिस्टम है तो वहां रिपल्शन होता है,
तो वहां पर एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एस पी डी और एफ। तो अब आपसे नॉर्मली कोई कुछ भी नहीं दे रखा है और पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो मेंशन करके दे कंडीशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज, तो ये आंसर होगा। ठीक है, हालांकि आरपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेप। अब आप सबको पता है कि भाई शेप जो है ऑर्बिटल्स का, एस जो है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। आप सब जानते हैं गोलाकार इस टाइप से होता है, बीच में आपने इस टाइप से प्लस साइन देखा होगा। पी की बात करें तो डम्बल शेप होता है। डम्बल शेप की अगर हम बात करें तो इस टाइप से आपने देखा होगा, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि क्वांटम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ड्यूल नेचर आता है। क्या आता है, ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति आता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें लाइट की ड्यूल नेचर, तो हम कहते हैं भाई लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और तरंग की तरह भी बिहेव करती है। वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन वेव की तरह या तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की तरह व्यवहार करेगा, तो तरंग को हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तरंग है, ठीक है, ये मैंने कहा ये एक्सिस हो गई और ये कोई तरंग है। ठीक है, तो ये जो है एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, शायद हिंदी में आयाम कहते हैं। तो अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई आप कह सकते हो और ये माइनस वाई कह सकते हो। तो ये अगर प्लस है तो ये क्या है, माइनस। तो इसको आप कह सकते हो फेज। क्या कह सकते हो, फेज ऑफ द वेव। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दो लोब्स हैं उसमें जो फेज है वो अपोजिट है। ठीक है, तो एक में प्लस है तो एक में क्या आ गया, माइनस। इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे से जो कंसेप्ट हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं। कई बार बड़े बड़े आरपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस माइनस आप पढ़ते हो उसका मीनिंग क्या है। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, पी हो गया। उसके बाद डी है, डी क्या है, डबल डम्बल है। अब यहाँ पर पी ऑर्बिटल मैंने सिंपल मेंशन कर दिया कि भाई पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है। अब यहाँ पर पी सबशेल जो होता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो मैंने कह दिया कि भाई ये पी एक्स है तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये पी वाई है तो ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये पी जेड है तो ये जेड एक्सिस पे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि शेप तो आपके डम्बल शेप ही है, एक्सिस या ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं डी की। डी जो होता है वो डबल डम्बल होता है। तो एक बार मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर, एक्सिस भी बना देता हूँ, चलो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कह दिया एक्स, ये मैंने कह दिया वाई। तो अगर इस टाइप से है, ठीक है, डबल डम्बल है, थोड़ा सा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ये इस टाइप से हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये प्लस है तो प्लस के सामने प्लस ही आना चाहिए, और ये माइनस है तो माइनस के सामने माइनस आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है। चीटिंग क्या है कि भाई यहाँ प्लस था तो उसके सामने माइनस था, लेकिन इसके केस में और इसके केस में डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक टर्म काम में आती है, जब आपको एमओटी बताऊंगा, इनऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पर एक कंसेप्ट काम में आता है जीरेड और अनजीरेड का। ठीक है, तो ये आपके जीरेड है, शॉर्ट में जी लिख दिया, ये आपके अनजीरेड है, शॉर्ट में यू लिख दिया। ये वापस से आपके क्या है, जीरेड। अब ये जीरेड और अनजीरेड क्या है, फुल अगर मैं लिखूं तो ये मैंने कह दिया जीरेड और ये मैंने कह दिया अनजीरेड, और ऐसे ही आप इसको जीरेड कह सकते हैं। तो यहाँ पर जीरेड और अनजीरेड का मतलब क्या है, जीरेड का मतलब यह है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं सममित केंद्र। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को बिल्कुल आसान शब्दों में अगर हम समझें तो जैसे मैंने कहा ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये मान लो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसके अगर इस साइड कोई एनवायरनमेंट है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। या मैं कहूँ कि इसके इस साइड कोई एनवायरनमेंट है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल भाषा में बता दिया, टेक्निकल लैंग्वेज में मैं नहीं जा रहा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि भाई ये सेंटर है, तो इसके इधर जो एनवायरनमेंट है उसके इधर भी वही एनवायरनमेंट है, इसके इधर जो एनवायरनमेंट है उसके इधर भी वही एनवायरनमेंट है। डायग्राम को आप स्फेरिकल मानना। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो सकड़ा है या चौड़ा है,
ठीक है, वो ड्राइंग मिस्टेक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि भाई मान लो ये सेंटर है, तो इधर आपके प्लस है, तो इधर आपके प्लस है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक साइड जो एनवायरनमेंट है, दूसरी साइड सेम एनवायरनमेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, आई से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आई प्रेजेंट नहीं है। तो आप कह सकते हो इसमें आई जो है, जिसको आप कहते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो क्या है? एब्सेंट है। तो ये अनजीरोड हो गया। लेकिन ये जीरोड होता है, इसका मतलब इधर प्लस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है तो इधर माइनस है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने कह दिया। तो ये एक मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि मैंने एक्सिस के साथ बनाया, ठीक है। यहाँ तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स की लोब है, हिंदी में शायद पाली कहते हैं इसको, ठीक है। पाली जिले की बात नहीं कर रहा है, इसको पाली कहते हैं, लोब्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये आपके डी एक्स वाई कहलाता है। क्या कहलाता है? डी एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूँ डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स या डी एक्स जेड भी आप कह सकते हो, तो वो जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब वहां पर जो आपके ऑर्बिटल की जो लोब्स है वो एक्सिस के बीच में है। क्या है? एक्सिस के बीच में। तो ये जो कंडीशन है या इस टाइप का जो पैटर्न है वो आपको डी एक्स वाई में मिल जाएगा, डी वाई जेड में मिल जाएगा और डी जेड एक्स में मिल जाएगा। एक्स जेड भी कह सकते हो, जेड एक्स भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, उसमें आपके जो लोब्स होती है वो एक्सिस के बीच में होती है। अब आप ये देखेंगे कि दो जो एक्सिस है, यहां लिख देता हूं, ये मैंने कहा दो एक्सिस है, ये मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके बीच में लोब है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो लोब है, ठीक है, वो एक एक्सिस से कितना कोण बना रही है, जैसे मैंने कहा ये लोब है, तो ये एक्स से कितना कोण बना रही है और वाई से कितना कोण बना रही है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई ये जो लोब है, ये मैंने लाइन से बता दिया, ये जो लोब है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है और वाई एक्सिस से कितना कोण बना रही है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो तीन ऑर्बिटल तो ये हो गए। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि अगर मैं एक्स वाई कह रहा हूँ तो ये एक्सिस एक्स हो गई, ये वाई हो गई। अगर मैं कह रहा हूँ वाई जेड है तो वहां पर एक्सिस क्या होगी? वाई और जेड। और अगर जेड एक्स है तो एक्सिस, मतलब एक्सिस के नोटेशन चेंज हो जाएंगे, ये एक्सिस चेंज हो जाएगी। अब बचे बाकी के ऑर्बिटल। तो अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर है, मतलब लोब्स जो हैं एक्सिस के ऊपर हैं, ये तो है इन बिटवीन द एक्सिस, ये है अलोंग द एक्सिस। तो अगर इस टाइप से है, ये मैं प्लस कह देता हूँ इसको एक बार को, इसको मैं माइनस कह देता हूँ, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये होगा आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये आपके शेप तो सेम है दोनों का, डबल डम्बल, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। ये भी तीनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न ही देखा जाए तो ये पैटर्न क्या है? इन बिटवीन द एक्सिस है, ये पैटर्न क्या है? अलोंग द एक्सिस है। अब लास्ट में आ गया डी जेड स्क्वायर। लास्ट में क्या आ गया? डी जेड स्क्वायर। ये मैंने कह दिया एक्स है, ये मैंने कह दिया वाई है और ये मैंने कह दिया जेड है। अब डी जेड स्क्वायर की बात करें तो डी जेड स्क्वायर का जो शेप है वो डबल डम्बल नहीं होता है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, तो आप कहोगे डबल डम्बल। लेकिन अगर आपसे कोई स्पेशली पूछे कि डी जेड स्क्वायर का शेप क्या होगा, तो वहां पर आंसर डबल डम्बल नहीं आएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहा शेप का, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, तो वहां पर आपके डबल डम्बल आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर केस क्या है कि ये ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये आपके z हो गया, ये प्लस और ये आपके माइनस आप कह सकते हो, ठीक है। माइनस ज्यादा बना दिए तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है एक्चुअल में कि पहले तो आपके दो लोब्स थी, जैसे समझ लो ये बीच में सेंटर है और दो लोब है ये, तो आपके एक मान लो मैंने कहा कि ये आपके ऐसे है, ये मान लो एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये, तो एक तो ऐसे हो गया और ये एक ऐसे हो गया, इस टाइप से था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि z वाले केस में क्या हुआ कि ये आपके, मैंने कह दिया कि ये z सेंटर है, एक्सिस वो ओरिजिन है, ये आपके एक जो z है आधी लोब ऊपर आधी लोब नीचे, और ये जो आपके प्लेन है xy उसमें कंसेंट्रिक रिंग बन गई। क्या बन गई?
कंसेंट्रिक रिंग, मतलब अब आपके क्या है कि लोब ऊपर नीचे जेड एक्सिस पर हो गई और एक रिंग बन गई इलेक्ट्रॉन की। किसकी बन गई? इलेक्ट्रॉन की रिंग। कंसेंट्रिक रिंग आप इसको कह सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इसकी जो लोब है उसका साइज क्या है, इससे जस्ट डबल है। क्यों डबल है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो ऐसे यहाँ पर भी 3 होने चाहिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आप कहते डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे यहाँ 3 है वैसे यहाँ भी 3 होने चाहिए थे, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कह सकते हो। तो ये तो एज इट इज है, लेकिन ये जो 2 ऑर्बिटल थे इन दोनों को मिला के हमने एक ऑर्बिटल बना दिया जिसको हमने कहा डी जेड स्क्वायर। तो इसलिए जो डी जेड स्क्वायर की जो लोब होती है वो डबल होती है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये 2 ऑर्बिटल अलग अलग में बनाता तो उसमें क्या होता, जैसे इसमें एक्स और वाई के बीच में बनाया, एक्स और वाई एक्सिस पर बनाया, इसमें क्या होता, वाई और जेड होता और जेड और एक्स होता। तो दोनों केस में जेड तो आ ही रहा है, तो जेड का तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। अब जो वाई और एक्स के केस में था कि भाई ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, अब ये मिल गए दोनों, तो मिलके क्या हो गया, एक रिंग बन गई। क्या बन गई? रिंग बन गई। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप से होता है। तो अब इससे क्या हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए। क्या बन गए? एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ऑर्बिटल्स की शेप बता दो, स्फेरिकल हो गई, डंबल हो गई और डबल डंबल हो गई। उसके बाद अलग से क्वेश्चन क्या बन गया कि भाई ये जो है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है, और ये जो है ये क्या है, अलोंग द एक्सिस है। इसके अलावा मैंने पूछ लिया भाई एंगल बता दो कितना है, वो हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है ये तो डबल डंबल है, लेकिन ये डबल डंबल नहीं है। तो ये आपके जो सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज है ये आपके आगे हर जगह काम आएगी। ठीक है, जब आप एमओटी पढ़ेंगे वहां भी आपको थोड़े नॉलेज चाहिए, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक जो नॉलेज थी वो दे दी। इसके अलावा सेंट्रोसिमेट्री, जीरेड और अनजीरेड ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं तो इसको हम एक सेट बोल देते हैं। एक सेट है डी ऑर्बिटल का, और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये एक जैसे हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। कंसेप्ट क्या है कि ये इन बिटवीन द एक्सिस है और ये अलोंग द एक्सिस है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक सेट में एक टर्म काम में आती है T2G, वो कह देते हैं, और इन दोनों को हम कहते हैं EG। तो ये आपके हो गया ऑर्बिटल्स की शेप। नेक्स्ट दे रखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, हिंदी में अगर कहें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम m से बताते हैं, और किसने दिया था, जीमान ने। देखिए मैंने आपको बताया था बोर मॉडल में जीमान इफेक्ट होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्प्लिट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसने दिया था, जीमान ने। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, गिव ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्बिटल के शेप के बारे में कौन बता रहा है, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के शेप के बारे में नहीं बताता है, ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, शेप के बारे में बता रहा है दिगंशी क्वांटम संख्या। हालांकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं साइज के बारे में कौन बताता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज होती है शेप और एक होता है साइज। तो शेप जो है वो क्या है कि भाई स्फेरिकल है या डंबल है कि क्या है, तो शेप के बारे में तो बता रहा है एल। लेकिन अगर मैं साइज की बात कर दूं ऑर्बिटल की, तो वहां पर जो साइज है वो कौन बताएगा, एन। जैसे फॉर एग्जांपल भाई एस है, एस का शेप कौन बता रहा है, एल, क्योंकि भाई एस ऑर्बिटल है मतलब स्फेरिकल है। लेकिन अगर 1s है, 2s है, 3s है तो स्फेरिकल तो है, लेकिन जो साइज है वो इसका छोटा है, फिर इसका बड़ा है, फिर इसका बड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है या एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांस नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि शेप की बात कर रहा हूँ तो शेप का ध्यान रखना है, अगर साइज की बात कर रहा हूँ तो साइज का ध्यान रखना है। शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ओरिएंटेशन वाला, इस पे आपके सेकंड ग्रेड 2000
11 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 11 में पेपर हुआ था, उसके बाद कोर्ट ने दोबारा पेपर कराया था, उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूज ऑफ एम। अब एम की वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, जब भी वैल्यूज की बात करेंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एल की वैल्यूज देखी, तो दो चीज आएगी, कितनी वैल्यूज हैं और क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, क्या है, एम की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, 0 और प्लस माइनस एल, या तो आप ऐसे मेंशन कर दो, या फिर क्या होगी, माइनस एल से स्टार्ट होगी और एक एक का अंतर आएगा, और कहाँ पे खत्म होगी, प्लस एल, बीच में क्या आ जाएगा, 0। तो एम की क्या क्या वैल्यूज होंगी, वो ये चीज आपके यहाँ से आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है टोटल वैल्यूज, एम की कितनी वैल्यूज होंगी, उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, टोटल वैल्यूज का फॉर्मूला क्या है, 2l+1। अब इसको आप ऐसे समझो, ये फॉर्मूला हो गया 2l+1, यहां पर इक्वल टू में लिखा हुआ टोटल ऑर्बिटल। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एल की कितनी वैल्यूज होंगी, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि सब शेल कितने होंगे। अगर वो पूछना चाह रहा है कि एम की कितनी वैल्यूज होंगी, तो वो टोटल ऑर्बिटल पूछना चाह रहा है। तो कई बार अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो एटम है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे टोटल, तो वो ऐसे ना पूछ के कई बार पूछता है कि टोटल एम की वैल्यूज कितनी होंगी। ठीक है, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है टोटल एम की वैल्यू कितनी होंगी, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि वो ऑर्बिटल की संख्या जानना चाह रहा है। और अगर यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल एल की वैल्यूज कितनी होंगी, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली सब शेल की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर रखना है आपको। ठीक है, जब क्वेश्चन कोई आएगा तो उससे और क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि लिथियम है सपोज। ठीक है, अब लिथियम में आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये हो जाएगा 1s2 2s1। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर एल की कितनी वैल्यू होगी, तो देखा जाए तो ये वाले एस के लिए भी एल की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये वाले एस के लिए भी एल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब स्टूडेंट से पूछे एल की कितनी वैल्यू होगी, तो वो तो देखेगा भाई दोनों में 0 आ रही है तो 0 बता देगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो कितनी वैल्यू होगी, तो वहां पर क्या है कि वो ऑर्बिटल की संख्या पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2। वरना आप क्या सोचेंगे, भाई एल की वैल्यू 0 ही तो है, एक ही तरह की वैल्यू ही तो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो अगर वो कह रहा है कि टोटल जो आपके वैल्यूज है किसकी, एम की, इसका मतलब टोटल वो ऑर्बिटल पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है जिसमें वो कहता है कि भाई टोटल बता दो एम की वैल्यू कितनी है, मतलब इनडायरेक्टली ऑर्बिटल कितने हैं, और अगर एल की वैल्यू कितनी है मतलब सब शेल कितने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला आ गया 2l+1। ठीक है, अब आप देखेंगे थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी थी। ठीक है, तो वहां पर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2l+1 था। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जहां पर भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वो 2 गुना में फॉर्मूला आएगा, ट्वाइस आएगा। और अगर ऑर्बिटल की बात आ रही है तो वो 2 से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था 2l+1, वो क्या था, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑर्बिटल निकालने तो 2 से भाग दे दो, तो ये मैंने 2 से भाग दे दो, बाहर का तो हट गया, 2l+1 फॉर्मूला आ गया। ये हो गया टोटल ऑर्बिटल। अब इसको यहाँ देख लेते हैं, S, P, D, F, G। जी भी मैंने लिख दिया, वैसे तो F तक ही है, लेकिन आगे एग्जाम में पूछ रखा है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अब S के लिए L की वैल्यू 0 है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो SPDF लिखे, वो सिंपल कह देगा L की वैल्यू ये है, बताओ कि भाई ऑर्बिटल कितने होंगे या M की वैल्यू कितनी होगी, ETC। SPDFG, L की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, पहले M की क्या क्या वैल्यू होंगी वो लिख दी है। तो S के लिए L की वैल्यू 0 है, और कहाँ से कहाँ तक होगा, -L से +L। अब L की वैल्यू 0 है, अब आप -0 को +0 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 तो 0 ही है। M की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब M की टोटल कितनी वैल्यू आई, 1 आई, तो ये आपके हो गया 1। ठीक है, उसके बाद P के लिए L की वैल्यू 1 है, -1 से लेके +1, -1 0 +1, टोटल गिनो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 हो गया। D के लिए L की वैल्यू 2 है, -2 से स्टार्ट करा, -2 -1 0 +1 +2, टोटल कितनी आ रही है, 5, 5 आ गया। अब ये किस में पूछ रखा है, 5 केमिस्ट,
आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2014 में पूछ रखा है कि एल की वैल्यू 2 है, तो बताओ एम की वैल्यू कितनी होगी, 5। एग्जैक्ट लैंग्वेज जब क्वेश्चन देखेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 3, तो एम क्या है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल काउंट करोगे 7 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एल की वैल्यू 4, -4 से स्टार्ट करो, वापस कहाँ जाओ, +4 तक, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 9। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर 2015। किसमें पूछा गया है, स्कूल लेक्चर 2015। कहने का मतलब है बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी सी चीजें, लगभग लगभग हर चीज पे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रखा है कि एल की वैल्यू अगर 5 होगी, ठीक है, ये मैंने यहाँ सिंबल मेंशन नहीं करा है, एल की वैल्यू अगर 5 होगी तो एम की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये दे रखा है ना, एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू 1 आ रही है, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू 3 आ रही है। तो या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई आप क्या करो, -l से +l लिख दो, फिर उसको काउंट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधे ये फॉर्मूला लिख सकते हो 2l + 1। तो जब आप 2l + 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, एल की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 1, तो 2 0 0 + 1 1 आ गया। एल की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 2 1 2 + 1 3 आ गया। एल की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 + 1 5 आ गया। एल की वैल्यू 3 है तो 2 3 6 + 1 7 आ गया। एल की वैल्यू 4 है 2 4 8 + 1 9 आ गया। अब ये एग्जाम में पूछा है कि एल की वैल्यू 5 होगी तो एम की वैल्यू कितनी होगी। कौन से एग्जाम पूछा है, एसीएफ के एग्जाम में पूछा है, एसीएफ 2018। तो ये आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर एल की वैल्यू 5 है तो एम की टोटल एम की जो वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यूज जो आएगी वो कितनी आएगी। वैसे तो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -5 से +5 तक आएगी, लेकिन टोटल कितनी आएगी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, तो m की जितनी भी आप वैल्यू लिख रहे हैं वो एक्चुअल में आप ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं कि भाई ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा, तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए, ऐसे ये ऑर्बिटल्स की संख्या है। तो जितने टाइप की आप m की वैल्यू लिख रहे हैं मतलब वो ऑर्बिटल्स की संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप s की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप इसको ऐसे बना लेते हैं कई बार, इसका मतलब s सब शेल में एक ऑर्बिटल है। p की बात करते हैं तो आप ऐसे बना लेते हैं, मतलब p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो ये एक्चुअल में ऑर्बिटल्स की संख्या को बता रहा है कि s में कितने हैं, 1, p में कितने हैं, 3, d में कितने हैं, 5, f में कितने हैं, 7, g में कितने हैं, 9। उसके आगे l की अगर वैल्यू 5 है तो कितने होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, तो क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं s के लिए m की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि s के केस में m की एक ही वैल्यू है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि कोई ऑप्शन और कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। तो यहां पर m की जो वैल्यू है वो 0 है। अब क्या होगा, p के केस में क्या होगा, तो देखिए होता क्या है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं px py और pz। अब आप नॉर्मली लिखने का पैटर्न क्या है, -l से +l। तो यहां पर अगर आप इसको नॉर्मल पैटर्न से लिखेंगे तो -1 0 और +1 ऐसे लिख देंगे। तो अगर वो आपसे पूछ लेगा कि भाई px के लिए बताओ m की वैल्यू क्या होगी, py के लिए बताओ, pz के लिए बताओ, तो आप नॉर्मली क्या देखोगे कि हम लिखने का पैटर्न क्या है, px py और pz। तो आपको दिमाग में क्या आएगा, भाई px के लिए तो -1 है, py के लिए 0 है, pz के लिए +1 है। ऐसा नहीं है, लिखने के लिए आप ऐसे लिख देते हो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि px के लिए m की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। सेम py के लिए m की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, लेकिन z के लिए जो है आपके m की वैल्यू 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया नॉर्मली हम क्या करते हैं, पैटर्न ये वाला फॉलो करते हैं, px py और pz। और यहां पर हम पैटर्न क्या पढ़ रहे हैं, माइनस से लेके प्लस। तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, px और py के लिए m की वैल्यू +-1 हो सकती है, लेकिन pz के लिए क्या है वैल्यू 0। ये आपके RS 2010 में पूछ रखा है। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें पूछते हैं। देखिए जो एग्जाम होते हैं वो आपके कंसेप्ट चेक करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो बहुत ज्यादा आपको पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है। मतलब मैटर पढ़ो लिमिटेड, लेकिन कंसेप्ट सारे आपके क्लियर होने चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैटर तो उनको बहुत सारा पढ़ना है, क्वेश्चन उनको बहुत सारे सॉल्व करने, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं करने।
तो वो उनकी कमी होती है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते बहुत सारा है, दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपके बिल्कुल टू द पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो हम ना पढ़ के पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं, और लास्ट में क्या है, कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। तो बिल्कुल आपको कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है, ठीक है। तो पीजेड जो है एम क्या हो जाएगा, 0, RS 2010 में पूछ रखा है। इसके बाद डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर आपको एक्चुअल में देखा जाए तो याद आपने एक ही चीज करी, क्या चीज करी, कि एम की वैल्यू 0 किसके लिए, तो एस के लिए तो 0 ही है, क्योंकि एस तो अकेला ऑर्बिटल है। अब पी की बात करें तो पी में किसके लिए 0 है, पी जेड के लिए 0 है। और डी की बात करें तो किसके लिए 0 है, डी जेड स्क्वायर के लिए 0 है। ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 में पूछ रखा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द मेन शेल, इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। अब देखिए आज का जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेन शेल। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एक तरफ फॉर्मूला चलेगा इलेक्ट्रॉन का, एक तरफ फॉर्मूला चलेगा ऑर्बिटल का। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको देखेंगे कि जो भी फॉर्मूला ऑर्बिटल का आएगा उसको अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कोश में अधिकतम ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं, एन स्क्वायर। अब मैं ऑर्बिटल की जगह इलेक्ट्रॉन कर दूं, एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है। एक उपकोश में अधिकतम ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं, 2l+1। एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 2l+1। बात समझ आ रही है। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा है, पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, तो एक तो हमके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे निकाल लेते हैं। कैसे, KLMN, ये हमने लिख दिया नॉमेनक्लेचर शेल का। एन की वैल्यू बात करें तो 1 2 3 और 4। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा है, एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। एन की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। एन की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा उसने क्या कर रखा है, आपको एन की वैल्यू दे रखी है और पूछ रखा है कि भाई आप बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर शेल में। किसमें, पर्टिकुलर शेल में। कई बार क्या होता है कि हम लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपको ढंग से पढ़नी है, केवल रटना नहीं है कि भाई हमने तो ये फॉर्मूला रटा था तो हमको तो उसके हिसाब से करके आ गए। एग्जाम में क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या आई है वो आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू दे रखी है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये हमने देख लिया। अब एग्जाम में सीधे सीधे पूछ रखा है कि भाई एन की वैल्यू 3 है तो बताओ ऑर्बिटल कितने होंगे मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछ रखा है स्कूल लेक्चर 2018, ACF 2011, ACF 2018, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, या कहें कि भाई 3 बार पूछा गया है। उसके बाद एन की वैल्यू 4 है तो बताओ ऑर्बिटल कितने होंगे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013, टेक्निकल असिस्टेंट 2014 में पूछा गया। एन की वैल्यू अगर 5 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे मैक्सिमम। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 16 में पूछा गया। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है कि भाई पर्टिकुलर कोश में, पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो वहां पर क्वेश्चन बनने के चांस क्या है। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ ले, जो कि अभी तक नहीं पूछा गया, पूछ सकते हैं। दूसरा वो कोई वैल्यू देके पूछ ले कि भाई आंसर क्या होगा। अब वो वैल्यू 1 देगा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल हो गई, 2 देगा तो भी ठीक हो गई, तो उसने 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा एक ही कंसेप्ट है, उस पर क्वेश्चन अलग अलग आ रखे हैं। अब ये तो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, ओवरऑल आपने निकाल लिया। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कौन कौन से सब शेल हैं, केवल एस है। एन की वैल्यू 2 है तो कौन कौन से सब शेल हैं, एस और पी। एन की वैल्यू 3 है तो कौन कौन से सब शेल हैं, एस पी और डी। एन की वैल्यू 4 है तो कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ। 5 है तो कौन कौन से, एस पी डी एफ जी। अब यहाँ पर आपको भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सब शेल दे रखा है तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एस जो है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 1।
यहाँ पर एस में एक और पी में कितने हैं, 3, कितने हो गए 4, एस में 1, पी में 3, डी में 5, कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है 9 हो गए। एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ कितने हो गए 16 हो गए। एस पी डी एफ जी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हो गए 25 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर वैल्यू पूछिए तो आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट ना पूछ के केवल आंसर पूछे तो आप उसको ऑल्टरनेट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर का नोटेशन है एस, गाउड-स्मिट और विलेनबेक ने दिया था। इसके बाद ये इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। क्या दे रखा है, डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कि ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे होता है ना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो एक तो ये सूर्य है और ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है। एक पृथ्वी केवल अपनी एक्सिस पर घूमती है, भाई ऐसे चक्कर लगाती है तो 1 साल होता है, ठीक है पूरा 1 साल हो गया 12 महीने, और ऐसे चक्कर लगा रही है तो 24 घंटे हो रहे हैं। ऐसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 2 पैटर्न हो गए रोटेशन के, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो वो कैसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर एस की 2 वैल्यू दे रखी है, ±½ एस की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है स्मॉल एस जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ये आप ध्यान रखना। एस की केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, +½ और -½ तो यहाँ पर हमने कहा एस की वैल्यू 2 हो सकती है, +-½ अब अगर एस +½ है उसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और अगर एस की वैल्यू -½ है तो उसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कैपिटल एस की वैल्यू 0 हो सकती है, कई बार अगर हम आगे पढ़ेंगे, अभी बताना ज्यादा क्या है नुकसानदायक हो जाएगा, आप उल्टा और कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपिटल एस होता है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, वो एक अलग चीज होती है, जब कभी आएगी जब देखी जाएगी, अभी बताऊंगा तो उल्टा और आप नेगेटिव करके आ जाएंगे, ठीक है। आप तो केवल इतना ध्यान रखिए कि स्मॉल एस जो है नोटेशन क्या है, स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाए आरपीएससी में तो एक अलग बात है, वो एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। एस की वैल्यू +-½ होगी, एस की वैल्यू +½ है क्लॉकवाइज, -½ है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक आप ऐसे लिखते हो, इसको आप समझ लो कि ये क्लॉकवाइज है, तीर का निशान अगर ऊपर की तरफ है तो आप मान लो क्या है क्लॉकवाइज। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो वो सेम रोटेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, √s s+1 h/2π। बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, फॉर्मूला पूछ ले तो एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम वैसे याद नहीं रखते, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा और हमको नहीं आएगा तो फिर हमको हमेशा याद रहेगा, इसलिए पहले याद कर लो √s s+1 h/2π, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों लिखे मैंने, क्योंकि आरपीएससी जो है एक पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है। वैसे तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे उसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मेंशन कब किया जा सकता है, जब डायरेक्ट वो थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन हो, कि भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पूछ लिया, या इस फॉर्मूले से वैल्यू पूछ ली, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का एक पैटर्न हो गया। अब डायरेक्ट का मतलब जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते, फिर वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएगा, प्रैक्टिस से आएगा वो, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिजल्ट कम रहता है, उसका कारण क्या है कि अगर स्टूडेंट केवल थ्योरी पढ़ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो फिर भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी कमी क्या हो जाती है कि भाई मैं 10 पेज का यूनिट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन इस पे क्या क्या पूछे गए। तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे दिमाग में ये जोर नहीं है कि कहाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है कि भाई ये फॉर्मूला पूछ रखा है, ये पूछा जा सकता है, इस टाइप से। दूसरा फिर ये होता है कि थ्योरी तो हमने खूब पढ़ ली, लेकिन जब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 गलती करते हैं, या तो वो प्रैक्टिस करते ही नहीं केवल थ्योरी पढ़ते हैं,
या फिर एक गलती और होती है, कई स्टूडेंट्स क्या है कि उनका पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरने का मतलब क्या है कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते कभी, उनको ये भी पढ़ना है, उनको वो भी पढ़ना है, उनको वो भी पढ़ना है। तो जब आप एक लिमिट से ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मतलब इसको आप कह सकते हैं बिना किसी डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जब आपके पास मान लो कि वैकेंसी में 2 साल है, तब तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन जब वैकेंसी का टाइम पास आ जाता है तब ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप एक लिमिट से अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक तो टाइम भी आपका ज़्यादा कंज्यूम होता है। दूसरी बात ये है कि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको यही पता नहीं होगा कि करना क्या है, पढ़ना क्या है, रिवाइज क्या करना है। इसलिए लिमिटेड चलिए और टू द पॉइंट चलिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए। चलिए अब मेन बात पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब क्या है, आरपीएससी का एक पैटर्न है कि ये हमने 4 क्वांटम नंबर के सेट दिए, एन, एल, एम और एस। फिर वो कहेगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, केवल आपको ये चेक करना है। ठीक है, अब वो लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है, आपको वो देंगे 4 क्वांटम नंबर का सेट, उसमें आपको देखना है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपने अभी तक जो पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन कर दिया कि एल की वैल्यू कभी भी एन के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एन की वैल्यू आप लिख रहे हो 2, तो हमने कहा कि n की वैल्यू 2 है, मतलब जो आपके मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें उपकोष कितने हैं, 2। इसका मतलब l की वैल्यू इसमें क्या है, 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 2 दे रखी है तो l की वैल्यू 0 सही है, पॉसिबल है, l की वैल्यू 1 सही है, पॉसिबल है। लेकिन अगर l की वैल्यू मैंने बराबर कर दी कि भाई ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। इसका मतलब 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात आती है m की। तो m जो है वो l से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, मतलब ग्रेटर देन नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो अगर l की वैल्यू, इसी के लिए आगे लिखता हूं, तो l की वैल्यू जो है, ठीक है, 1 तक दे रखी है, तो m जो है वो l के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा m की वैल्यू क्या है, -l से +l है। तो इसको 0 को भी कंसिडर कर लेते हैं, 1 को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है और +1 पॉसिबल है। लेकिन माइनस प्लस भी नहीं लगाए तो आप कह सकते हो सिंपल 0 और 1 पॉसिबल है। लेकिन अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद s की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। s की केवल 2 ही वैल्यू होंगी, या तो +½ या फिर -½ ठीक है। अब इसमें आप एक सहूलियत ये कर सकते हो कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसको आपको +½ मानना है। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको +½ मानना है, बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन फॉलो करनी है आपको। ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको -½ मानना है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, वो क्या करता है S1 का कोई एलिमेंट देता है या S2 का भी दे सकता है, फिर वो कहेगा इसके लिए क्वांटम संख्या बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, लिथियम का ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए लिथियम ले लिया, तो ये क्या है 1s2 2s1। ये कहेगा कि भाई इसके लिए बता दो चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू। अब ये हमेशा s का ही क्यों पूछेगा, क्योंकि s के लिए l और m तो फिक्स हो गए, लेकिन अगर वो p और d दे देगा तो वहां m फिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इस केस के लिए वो पूछेगा भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन, हालांकि मैंने सिंपल ले लिया ताकि टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं हो, दूसरे क्वेश्चन पूछ रखे, सोडियम के लिए पूछ रखा है एग्जाम में। ठीक है, तो ये लिथियम है, 2s1 है। अब वो पूछेगा भाई चारों क्वांटम संख्या बताओ, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। उसके बाद s कक्षक है, तो l की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0, और s के लिए m की वैल्यू भी क्या होती है 0। अब लिथियम है, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन है, मतलब s की वैल्यू +½ माननी है, +½ और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, मतलब लिथियम के बाद जो एलिमेंट है वो आता, ठीक है, मतलब बेरिलियम आता, तो वो -½ हो जाती। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये एलिमेंट है तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताओ। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये आपके 4, मतलब ये क्वांटम नंबर्स के सेट हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, फिर द्विगिंशी क्वांटम संख्या,
फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर स्पिन क्वांटम संख्या। तो इन चारों सेट में आपके जो सही सेट है वो बताओ या गलत सेट है वो बताओ। क्वांटम नंबर हमारे कंप्लीट हुए। दो कंसेप्ट हम और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेडियल नोड या एंगुलर नोड, दोनों पे क्वेश्चन आता है, ये दोनों अलग अलग है। रेडियल नोड का ऑल्टरनेट टर्म जो है वो है नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस सुनकर हमारे दिमाग में फिर भी एक इमेज क्लियर होती है कि भाई नोडल सरफेस से रिलेटेड कुछ बात है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, रेडियल नोड कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का ऑल्टरनेट टर्म है एंगुलर नोड। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। रेडियल नोड और नोडल सरफेस की बात हो रही है सतह की, तो यहाँ पर जब आप कहते हो नोडल सरफेस तो उसके लिए हम क्या करें, एन्युलर स्पेस बिटवीन 2s ऑर्बिटल वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। एन्युलर स्पेस का मतलब हमने कहा कि भाई ये आपके s ऑर्बिटल है, तो ये मैंने कह दिया s ऑर्बिटल है। फिर दूसरा s ऑर्बिटल जो है वो ये है मान लो। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये दूसरा जो है बीच में जो खाली स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है या ऑलमोस्ट जीरो है, उसकी बात हो रही है। तो इसको आप ऐसे समझो कि स्फेरिकल ऑर्बिटल है, तो एक स्फेरिकल ऑर्बिटल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें। दूसरा जो अगला स्फेरिकल ऑर्बिटल होगा तो उसमें जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें, और अंदर वाले स्फेरिकल जो एस ऑर्बिटल उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बीच में एक स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एन्युलर स्पेस या फिर नोडल सरफेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल से क्या पूछ सकता है, या तो फॉर्मूला पूछ सकता है। बेसिकली तो क्या है, ये एस के लिए लागू होता है, लेकिन एग्जाम में वो दूसरों के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई वो एस के अलावा नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। तो वहां पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, n माइनस एल माइनस वन, ये फॉर्मूला है। उसके बाद 1s की बात करें तो अगर s की मैं बात कर रहा हूं तो s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस वन। तो 1s के लिए 0 हो जाएगा, 2s के लिए 1 हो जाएगा, 3s के लिए 2 हो जाएगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एंगुलर नोड पे या नोडल प्लेन पे। तो सीधी सी बात है, नोडल प्लेन का मतलब ऐसा तल जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, न्यूनतम हो। न्यूनतम मतलब उस तल में इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो। तो अगर हम बात करते हैं एस की, तो एस के लिए जो है नोडल प्लेन वो क्या है, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि एस का शेप होता है स्फेरिकल। आप कहीं से भी कोई तल लगाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ही आएगी। तो एस के लिए नोडल प्लेन क्या होते हैं, जीरो। स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पी की बात करें तो पी के केस में नोडल प्लेन कितने हैं, वन। कैसे कि ये अगर मैंने कहा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, लोब्स हो गई, तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक लोब ये हो गई, एक लोब ये हो गई, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल हो गया। तो ये वाला जो तल है जो बीच में से जा रहा है दोनों लोब्स के, मतलब दोनों साइड के जो लोब्स हैं, हाफ हाफ लोब्स, उसके बीच में से जा रहा है, तो ये इसका नोडल प्लेन हो गया। मतलब इस तल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो पी के केस में नोडल प्लेन कितने हैं, एक। अब अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में दे रखे हैं दो, तो इसको आप ऐसे समझो कि ये मैंने कहा कि भाई एक्सिस है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अब यहां पर आपके एक तल ये वाला हो गया और एक तल ये वाला हो गया, दो नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके स्कूल लेक्चर 18 में पूछा है। लेकिन साथ में ध्यान क्या रखना है, ये जो आपके शेप है ये आपके डबल डंबल है। ठीक है, डबल डंबल के लिए आपके दो हो जाएगा, लेकिन जब आप डी जेड स्क्वायर की बात करोगे तो डी जेड स्क्वायर के केस में जो शेप होती है वो डबल डंबल नहीं होती। वहां पर मैंने आपको बताया था बीच में तो लोब्स है, बीच में क्या है, लोब्स है, और साइड में क्या है, कंसेंट्रिक रिंग। तो ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, तो उस केस में क्या होगा, डी जेड स्क्वायर के लिए आंसर होगा जीरो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल कंडीशन हो गई कि भाई एस में जीरो, पी में वन और डी में दो, लेकिन डी जेड स्क्वायर में कितने हैं, जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दो छोटे से पॉइंट है, ऐसा कोई मेंशन नहीं कि भाई इसी टॉपिक में हो, लेकिन मेंशन कर लेते हैं, आगे कहीं और आएगा तो और देख लेंगे। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है परिरक्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंदर वाले वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करते हैं, उसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
उसका ऑर्डर दे रखा है। तो ऑर्डर क्या है, SPDF, सबसे ज़्यादा S, फिर P, फिर D और फिर F। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। इस ऑर्डर पे क्वेश्चन सेट 2012 में पूछ रखा है, जूनियर केमिस्ट 11 में पूछ रखा है। उसके बाद एक तो टर्म हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट, दूसरा एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखिए पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदना, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात हो रही है। तो भेदन क्षमता का मतलब ये है, सीधी सीधी सी बात, कि भाई जो ऑर्बिटल्स हैं वो नाभिक के कितना पास है, मतलब कितना भेद रखा अंदर तक, मतलब नाभिक के कितना पास है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन से ऑर्बिटल नाभिक के ज्यादा पास है और कौन से ऑर्बिटल दूर है थोड़ा सा। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, SPDF, सबसे ज्यादा नाभिक के जो पास है वो S, फिर P, फिर D और फिर F। तो पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, SPDF। ये आपके पूछ रखा है ACF 2018 में, ठीक है। तो ये आपके क्वांटम नंबर्स के अलावा हमने जो पॉइंट देखे वो देखे रेडियल नोड या नोडल सरफेस, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, ये आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर और पेनिट्रेशन का इफेक्ट का ऑर्डर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।